Unacademy. Let's crack it. हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत, वेलकम। आप सब लोग क्लास से कनेक्ट हो चुके हैं, ये मैं उम्मीद करता हूं। और साथ ही साथ में आज हम लोग सीआरपीसी डायरेक्ट एनालिसिस पार्ट 2 को डील करने वाले हैं। आज की क्लास में दो तरह के कैंडिडेट्स इंक्लूड है। नंबर 1 जो कैंडिडेट्स पहले से सीआरपीसी के जनरल सेगमेंट को ऑब्जर्व करते हुए आए हैं, और नंबर 2 जिन्होंने रिसेंटली जस्ट आज दूसरा उनका क्लास होगा, सैटरडे को पहला क्लास था, दूसरा था। तो उन दोनों तरह के कैंडिडेट्स में एक ही बात कहना चाहता हूं, धैर्य, पेशेंस, धीरज, इनके साथ में क्लास को अटेंड करना। जहां पर लगे कोई प्रॉब्लम है उस चीज को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ओके, हाँ जी, ओके। तो यहां पर आज मैं आपको सबसे पहले पार्ट 1 जो रहा था डायरेक्ट एनालिसिस का, उसको रिकॉल करवा देता हूं। कि आप में से है जो कोई एक्सप्लेन करेगा लास्ट पार्ट को? एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट? यस और नो? कौन आ रहा है आगे? यशमीन जी, प्रियंका जी। ओके, प्रियंका जी कनेक्ट हो जाओ। बस ये कुछ एक लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं जो दिल्ली बोलते हैं, और जो कैंडिडेट्स नहीं बोलते हैं आपको सोचना पड़ेगा। प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, प्लीज एक्सप्लेन। सर कल हमने जब स्टार्ट किया था तो वी आर अबाउट टू स्टार्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीआरपीसी। तो उसमें सर थोड़ा आपको पीछे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप क्या यूज करते हो? ईयरफोन यूज करते हो, क्या करते हो? नो सर, कुछ भी नहीं यूज किया हुआ मैंने। आपकी वॉइस के साथ क्या हमेशा हमको ये थोड़ा साइड टर्बुलेंस भी सुनाई देता है, तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल करो, ठीक है? सर थोड़ा सा क्लास के दौरान वॉइस है वो स्पेसिफिक आए। ओके, चलिए प्रोसीड करें। तो सर कल हम बात कर रहे थे कि हम क्रिमिनल कोर्ट्स पे स्टार्ट करेंगे कि क्रिमिनल अथॉरिटीज कौन सी हैं। तो उससे पहले हमारे माइंड में एक सेकंड क्वेश्चन है कि हम सीआरपीसी का जो अथॉरिटी है, उसका ज्यूरिसडिक्शन है, उसके बारे में कंसर्न कर लेते हैं। तो सीआरपीसी के ज्यूरिसडिक्शन से हम एप्लीकेबिलिटी पे गए। तो एप्लीकेबिलिटी पे हमने इररिस्पेक्टिव ऑफ कनेक्टिंग section 1 we connect section 5. section 5 is about saving of CRPC. तो सर आपने बताया था कि जनरली हम उसमें से सिर्फ 2 पॉइंट्स ही यूज करते हैं कैंडिडेट्स, पर कल हमने 5 पॉइंट्स ऑब्जर्व किए। तो जिसमें बताया था कि नथिंग इन CRPC shall in the absence of affect any special law, local law, then special jurisdiction, then there is special procedure, then special power. These 5 points are yes sir. तो इसके साथ एक पॉइंट भी था कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी, कि मतलब अगर कोई स्पेसिफिक कहीं पे बोला हुआ है तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। देन उसके बाद हमने आगे कंटिन्यू करते हुए हमने सीआरपीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कि जहाँ पे उसका स्पेशल एक्सेप्शन है, जहाँ पे वो मतलब कोई पार्ट उसका एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि हमने कंसर्न किया था कि जो हमारा पार्ट 21A है, प्ली बार्गेनिंग, उसका जो लास्ट वाला सेक्शन है, जैसे वो है सेक्शन 265L, वो कहता है कि वो जो प्ली बार्गेनिंग वाला पार्ट है वो जुवेनाइल्स पे एप्लीकेबल नहीं होएगा। तो ये स्पेशल एक्सेप्शन हो गया। Then we are more focused about general exception, जहाँ पे as a whole CRPC वर्क नहीं करती है। तो उसमें तो पहले सेक्शन 5 है, then we go to last section, that is section 484 of CRPC. उसमें से हमने 2 प्रोविजोज, उसके 2 सेक्शंस हमने सब सेक्शन रिकॉल किए थे, 484(1) and 484(2). 484(1) में था कि अगर कोई पेंडिंग केस पुरानी CRPC में चल रहा है तो वो उसी में चलेगा, न्यू सीआरपीसी में नहीं चलेगा। मतलब जो हमारी प्रेजेंट सीआरपीसी है उसका एक प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। देन वी आर मूविंग टुवर्ड 482। 482 में सर हमने काफी सारे वर्ड्स देखे थे, जैसे नोटिफिकेशन, रूल, ऑर्डर, सेंटेंस। इसमें हमने इनके साथ कुछ वर्ड्स भी लिंक किए थे। 484 का 2। तो उसमें हमने जो पॉइंट्स ऑब्जर्व किए थे उसमें हमने ये भी देखा था कि क्या चीज का क्या कनेक्शन हो सकता है। जैसे नोटिफिकेशन था कि वो पब्लिश हो सकता है, प्रोक्लेमेशन का था, रूल एंड सेंटेंस का था, अपॉइंटमेंट मेड हो सकता है, जुरिसडिक्शन कंफर्ट, पावर कंफर्ट हो सकती है। तो ऐसे इस पे हमने इसको नाम दिया था ट्रांजिशनल प्रोविजन, कि मतलब अगर कोई ओल्ड सीआरपीसी में है तो वैसे डीम्ड माने जाएंगे कि टू बी
continue as per the new CRPC. डन, ओके, वेरी गुड। तो प्रियंका जी, अब नेक्स्ट टाइम से अपना ये वॉइस का इश्यू सॉर्ट आउट करो। आप है ना आज की क्लास को वापस सुनना, क्योंकि फिर ये साइड का जो ये डिस्टर्बेंस आता है ना, बड़ा ये थोड़ा सा एकदम नॉइजी टाइप का रहता है, तो इसके कारण आपका जो मेन कंसर्न है उसमें मेरा फोकस नहीं हो पाता है, मतलब मेरा फोकस डाइवर्ट होता है जब मैं आपको सुनता हूँ तब। ओके, नेक्स्ट टाइम इसको ठीक कर। Yes sir. ये आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है? सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम हुआ था अभी जब ये बोल रहे थे तो साइड में कुछ हल्का हल्का नॉइजी आ रहा था? आप लोगों को भी लग रहा था कि सिर्फ मुझे ही लग रहा था? सबको लग रहा था, इसका मतलब इन्हीं के पार्ट पे गड़बड़ है। तो कल से आप ईयरफोन वगैरह इस्तेमाल करो। और क्या पता कई बार क्या होती है, जैसे मतलब बोलते बोलते पैर हिलाने की आदत होती है, डग 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 डग, तो ऐसे टेबल बजती है ना, वैसे वैसे वो भी होता है, कई कुछ कैंडिडेट्स में होता है, मेरे में भी पहले था, मैंने उसको भी ठीक ठाक किया। चलिए, ओके, सो नाउ लेट बिगिन। तो देखो हम लोगों ने सीआरपीसी का बेरेकनेसी पहला वाला पार्ट है जो किया था, और कहीं कहीं जो है मेन मकसद जो था वो ये था कि मैं आपको एक बात ऑब्जर्व करवा सकूं। कौन सी बात ऑब्जर्व करवा सकूं? कि भाई एप्लीकेबिलिटी का जब आप पॉइंट देखते हो ना, तो आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। दोनों चीजें देखनी पड़ेगी कि एक तो पूरा का पूरा सीआरपीसी कहां पे लागू नहीं होता है, और दूसरा पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो कहां पे लागू नहीं होता है। मैं आपको इसका ना एक रियल टाइम एग्जांपल भी आज आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जो बिल्कुल ताजा है और जो कि कल के एग्जाम से कनेक्टेड है। ठीक, जैसे कि कल के एग्जाम के अंदर एक सवाल आया, और वो सवाल डायरेक्टली हम याद कर ही नहीं सकते। देखो क्या होता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आपका एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर स्पेसिफिकली चैप्टर 3030। ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि जो चीज कल के एग्जाम में गड़बड़ हो गई, उस चीज के पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है, और वो लॉजिक अगर हमने हमारी क्लास में ऑब्जर्व नहीं किया तो मामला गड़बड़ रह जाएगा। ठीक है, तो कल के एग्जाम पेपर में एक सवाल आया था रिवीजन पावर को लेकर, रिवीजन पावर को लेकर, यानी कि जब भी कोई केस डिसाइड हो जाता है, सपोज करो उसमें कोई प्रोसीडिंग अगर रेगुलर नहीं है, या कोई सेंटेंस जो है वो लीगल नहीं है वगैरह वगैरह, तो उसके आधार पर क्या होता है कि सीआरपीसी में प्रोविजन किया गया है कि भाई हाई कोर्ट और सेशन, ये दो अथॉरिटी है, ये जो दो क्रिमिनल कोर्ट है, वो क्या कर सकते हैं, उसका रिवीजन है जो कर सकते हैं। बराबर, तो ये चैप्टर 30 आपके कहां से कहां तक जाता है, 395 से लेकर 405 तक है जो डील करता है, ये इसकी रेंज है चैप्टर 30 की। ठीक है, अब हुआ ये कि कल इन्होंने एक पॉइंट पूछा। क्या पॉइंट पूछा? पॉइंट ये पूछा, सॉरी, पॉइंट ये पूछा कि लिमिटेशन ऑफ हाई कोर्ट पावर, लिमिटेशन ऑफ हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन। हाई कोर्ट की जो रिवीजन करने की पावर है, हाई कोर्ट की जो रिवीजन करने की पावर है, उसके ऊपर लिमिटेशन क्या है, उसके ऊपर लिमिटेशन क्या है। अब हमारा जो मस्तिष्क है ना, हमारा मस्तिष्क सामान्यतः लिमिटेशन का मतलब क्या समझता है, हमारा दिमाग की समझता है कि लिमिटेशन का मतलब लिमिटेशन पीरियड, कि भाई ये सूट इतने टाइम में इंस्टीट्यूट होना चाहिए था, इस अपराध का कॉग्निजेंस इतने टाइम में लेना चाहिए था। हम लोग लिमिटेशन का सामान्य अर्थ लगाते हैं, सामान्य अर्थ होता है लिमिटेशन पीरियड। लेकिन लिमिटेशन का एक एंगल और होता है, वो एंगल क्या है उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज रिकॉल करवाना चाहता हूं, जो कि हम लोगों ने एक दिन पहले क्लास में ऑब्जर्व की थी। आज की क्लास है ना, अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी जस्ट लास्ट वाली क्लास कौन सी डेट को हुई थी, कोई बताएगा मुझे? 29 को। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमारी जो ये क्लास हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई को। हरियाणा एडीए का पेपर कब हुआ था? हरियाणा एडीए का पेपर हुआ था 30 जुलाई को, 30 जुलाई। ठीक है, और आप सब लोग जानते हैं कि मेरी सेटिंग, मेरा नेटवर्क इतना भी नहीं है कि एक दिन पहले मेरे पास पेपर आ जाए। बराबर, ये तो आप मानते हो ना, आई एम वेरी भोला भाला इनोसेंट डिसेंट काइंड ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ, है ना। तो इसीलिए ऐसा तो कोई अपने पास जुगाड़ था नहीं कि पेपर आ जाए, और मैं आता तो मैं आपको पहले बता देता, है ना। अब समझना आप, 30 जुलाई को एक ऐसा सवाल आया जो बेसिकली 29 जुलाई की क्लास से कनेक्टेड था, लेकिन जरूरत था उसके डिटेल ऑब्जर्वेशन को लेकर,
क्योंकि मैंने आपको 29 जुलाई की क्लास के अंदर सिंपल सा एक मेथड एलोबरेट किया था। मैंने आपको ये बताया था कि एप्लीकेबिलिटी का पर्सपेक्टिव हमें ऑब्जर्व करना होता। देखो मैं आपके सामने सबूत पेश करता हूं। ये क्लास हम लोग बर्ड व्यू करने की कोशिश करने वाले थे और इसी के दौरान ये टॉपिक हमारे पास आया था एप्लीकेबिलिटी को लेकर, है ना। तो एप्लीकेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से हमने एप्लीकेबिलिटी को दो भागों में डिवाइड है जो एक तरीके से किया था कि एक तो पूरी की पूरी सीआरपीसी, ये लिखा था मैंने दिस पेज, इस पेज को अच्छे से ऑब्जर्व करना कि या तो पूरी की पूरी सीआरपीसी जो है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे लागू नहीं हो, और या फिर कोई सीआरपीसी का चैप्टर या सीआरपीसी का पर्टिकुलर कोई सेक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर जगह पे लागू नहीं हो। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, यस और नो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सेकंड वाली कैटेगरी है, सेकंड वाली कैटेगरी है, क्या इसका एग्जाम्पल मैं ये नहीं लिख सकता कि जहां पे रिवीजन का प्रोविजन लागू नहीं हो, जहां पे रिवीजन का प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, रिवीजन का प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, कैन आई से दैट रिवीजन का प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, क्या मैं ये कह सकता हूं? यस। बेसिकली ये आपके क्या है, एक तरीके से रिवीजन की लिमिटेशन है। ये आपके क्या है, एक तरीके से रिवीजन की लिमिटेशन है, रिवीजन की लिमिटेशन है। अब आप दिन भर में 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, तो 8 घंटे आपकी लिमिटेशन होगी। 8 घंटे के बियॉन्ड आप जा नहीं सकते, 8 घंटे की बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। आप रात को 1:30 बजे तक जग सकते हो, तो 1:30 बजना मतलब 1:30। कुछ फिरंगी प्राणी होंगे क्लास में जिनको ये नहीं पता 1:30 क्या होता है, सवा क्या होता है, पौना पौने 2 क्या होता है ना, है ना, ऐसे कुछ कैंडिडेट, हाँ या ना। अरे मैं सच कह रहा हूं, जैसे अगर मैं लिख लू ना कि 2:15 या 1:30 बजे हैं या पौने 2, तो फिर ये कैंडिडेट्स है ना सिर पे ऐसे खुजली करेंगे, अरे यार ये क्या बोल रहे हैं सर। भारत में रह रहे हो, भारत की भाषा के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। 2:15 का मतलब होता है 2:15। 1:30 का मतलब होता है 1:30, यानी कि आप नहीं कहते क्या ये तो 1.5x है, ये बंदा थोड़ा 1:30 होशियार है, कहते कि नहीं कहते हैं कि 1:30 होशियार होना, एक्स्ट्रा स्मार्ट होना। तो यहाँ पे 1:30 का मतलब होता है 1:30। घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 का आधा कितना होता है, 30 मिनट। पौने 2 का मतलब होता है 1:45, यानी कि अब यहाँ पे एक पौना बाकी है, यानी कि 15 मिनट बाकी है। पौने का मतलब होता है 15 मिनट, ठीक है। तो आज के बाद है ना ऐसे मत करना, ऐसे नहीं है सर हमको तो आता ही नहीं है, बेइज्जती करवा दोगे। जैसा देश वैसा भेष, इसलिए भारत की कोशिश करो हर सामान्य भाषा को ऑब्जर्व है जो हमें करना है, ठीक है जी। चलो, तो अब क्या होता है कि रिवीजन की लिमिटेशन, तो रिवीजन का लिमिटेशन क्या होगा, एक तरीके से कि जहां पे रिवीजन किया ना जा सके, यही एस्पेक्ट आता है यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझा था 29 जुलाई की क्लास के अंदर। हालांकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अभी तो इसके कई सारे एग्जाम्पल डिस्कस होने हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे कई सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब इन्होंने जो सवाल पूछा एग्जाम के अंदर, यानी कि 30 तारीख को, 29 तारीख को हमारी क्लास हुआ, 30 तारीख को ये सवाल आता है कि लिमिटेशन ऑफ हाईकोर्ट पावर ऑफ रिवीजन, ठीक है। और इन्होंने वहां पर 2 सेक्शन है जो लिख लिए, 2 सेक्शन लिख दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया ऐसे तो हम सेक्शन को याद कर ही नहीं सकते। अब यूं तो सेक्शन, वो भी सेक्शन के अंदर के सब सेक्शन लिखे थे इन्होंने, तो ऐसे केस में सेक्शन के यू सब सेक्शन वगैरह याद करना ये तो हमारे बस में है नहीं। लेकिन सोचो, अगर आपने इसी पॉइंट को एक दूसरे मेथड से याद किया होता कि भाई रिवीजन के लिए वो जगहें कौन कौन सी है जहां पे रिवीजन या तो कर नहीं सकते, और या फिर जहां पे रिवीजन का इफेक्ट दिया नहीं जा सकता। अगर आप इस एंगल से यानी कि नेगेटिव लिस्ट के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव लिस्ट के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, तो शायद हमें क्या होता, शायद हमें कुछ प्रोविजन दिमाग में सेट हो जाते। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो यहां पर ये आपके बीच में सेक्शन है, आप लोग सिंपली ये सोचना कि क्या इस टेक्निक से एक सवाल को सॉल्व किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था, सिर्फ इतना सोचना है आपको। तो यहां पर मैं लेके आ जाता हूं सेक्शन हमारा 397 भी और साथ ही साथ में 401 भी, दोनों सेक्शन लेकर आता हूं, ठीक है।
अब आज की क्लास में ना अपना दिमाग ये सोच के खराब मत करना कि आज की क्लास में तो डायरेक्ट डिस्कस नहीं किया, ये सर हमको कब से घुमा रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। उल्लू नहीं बना रहा हूं, तुम्हारे सामने सेक्शन डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन सेक्शन दूसरा है। दूसरा इसलिए क्योंकि हरियाणा एडीए के पेपर के साथ में कनेक्ट कर रहा हूं। कई बार दिमाग में फितूर बड़ा ज्यादा ज्यादा उछल कूद करता है, बेरक नहीं पढ़ा रहे हमको, तो ये बेरक नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे को, मैं कोई मेरी हाथ द्वारा लिखी गई हस्तलिखित रामायण नहीं पढ़ा रहा हूं। ओके, अच्छा रहता। शुरुआत में डांटने से क्या होता है, कैंडिडेट एकदम साइलेंट बैठ के पढ़ाई करता है, ये टेक्निक होती है। चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये 397 है, ये क्या है 397, इसको समझना। कॉलिंग फॉर, अब एक्चुअली क्या है 395 से लेकर आपके 405 तक, ये आपके कौन सा है, चैप्टर 30 है। अब इसमें क्या है कि रेफरेंस आता है दो सेक्शन में, 395 से 396। ये तो प्रोविजन है रेफरेंस के, जब क्या किया जाता है, कोई भी लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को मैटर रेफर करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा है, दूसरा है 397 से लेकर 405 तक। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपकी रिवीजन है जो आता है। तो इनमें से एक प्रोविजन है 397, जिसके तहत रिकॉर्ड है जो मंगवाए जाते हैं। अब आप नोट करो, यहाँ पे 3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, है ना। कायदे से क्या होना चाहिए, इस तरीके से 397 को लाके हम क्या करें, इसको डिवाइड करें, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 में मेन पावर दे रखी है, पावर टू कॉल रिकॉर्ड, पावर टू कॉल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मंगवाने की पावर है जो यहाँ पर आपको दे रखी है। सबसेक्शन 2 में द पावर ऑफ रिवीजन कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी एक्सरसाइज, क्या लिखा हुआ है, शैल नॉट बी एक्सरसाइज। तो कैन आई से दैट कि सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 जो है वो एक्सेप्शन ऑफ सबसेक्शन 1 है, क्या मैं कह सकता हूं, सब एक्सेप्शन ऑफ 397 सबसेक्शन 1, यस और नो, यस। एक्सेप्शन है मतलब सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल मतलब आपके सबसेक्शन 1 की ये एक तरीके से लिमिटेशन है, एक तरीके से ये लिमिटेशन है। तो यही इन्होंने किया है, इन्होंने शब्दों के जाल में कैंडिडेट्स को घुमा दिया, है ना। तो अब यहां पर हमारा ये बात कौन सा आ गया, ये बात आगे आ गया कि भाई इसका जो है एक्सेप्शन दे रखा है सबसेक्शन 2, तो ये क्या है, एक तरीके से एक्सेप्शन है, यानी कि इंटरलोकेटरी अगर किसी तरीके का कोई भी ऑर्डर, इंटरलोकेटरी मतलब देखो एक तो होता है फाइनल ऑर्डर, जब पूरा मामला फाइनली सुन लिया गया, देख लिया गया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डील एजो करते हैं। और एक होता है इंटरलोकेटरी यानी कि मध्यवर्ती, जो इन बिटवीन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग हम क्या करते हैं, डील एजो करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर पे रिवीजन लागू नहीं होता है, चलो भाई ठीक है ना। तीसरा, इफ एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन हैज बीन मेड बाय एनी पर्सन, या तो हाई कोर्ट में या सेशन जज के अंदर, तो फर्दर एप्लीकेशन सेम पर्सन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय अदर देम, है ना। यानी कि यहां पर है रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल, रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, देखो आप ऑब्जर्व करना, रेस सब जुडिस आप में से कुछ कैंडिडेट्स को पता है कि जब एक मैटर ऑलरेडी चल रहा हो, है ना, तो सेम चीज दूसरे कोर्ट के अंदर नहीं जाएगी, है ना। तो यहां पर आपने ऑलरेडी क्या कर दिया, हाई कोर्ट में या सेशन में रिवीजन एप्लीकेशन लगा दी। अब आप सोचते हो कि मैंने सेशन में लगा दिया, हाई कोर्ट में भी लगा देता हूं, दोनों में से कहीं कहीं तो रिलीफ मिलेगा, अरे नहीं मिलने वाला है। दोनों लड्डू खाने की एक साथ कोशिश करोगे ना, तो दोनों लड्डू हाथ से गिरेंगे, इसने तो मना कर दिया। तो ये आपके रेस्ट सब का प्रिंसिपल है। तो यहां पर पूरे 397 के अंदर नॉन एप्लीकेबिलिटी का प्रोविजन कौन सा है, तो नॉन एप्लीकेबिलिटी का प्रोविजन आपके 397 सब सेक्शन 2 है, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी का प्रोविजन क्या है, सब सेक्शन 2 है। यशमीन जी वापस सुनो, मैं इस सेक्शन को समझाने के लिए यहां पर वैसे नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको ये बात बताने आया हूं कि नॉन एप्लीकेबिलिटी क्लॉज अगर आप दिमाग में रख के उसकी लिंकिंग करोगे और एक पेज पर जितने भी अलग अलग सेक्शंस की नॉन एप्लीकेबिलिटी है उनको आप नोट डाउन करने का एफर्ट करोगे, तो इस तरह की चीजें दिमाग में सेट हो जाती है। अगर हाई कोर्ट को रिवीजन करना है तो वो क्या करेगा, रिकॉर्ड है जो कॉल करेगा, रिकॉर्ड मंगवाएगा, है ना, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट। तो वो पावर कहां दे रही है, 397 के सबसेक्शन 1 में रिकॉर्ड कॉल कर, रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख, ओके। ये जो हिंदी अंग्रेजी की शब्दावली है इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन हमको नहीं रखना है, ओके। वापस सुन लीजिए, अरे मिस आईपीसी, तो मैं जो भी समझा रहा हूँ सेकंड वापस रिवीजन ही तो कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, आप लोगों तक मेरी आवाज थोड़ी क्या 5-6 सेकंड लेट पहुंचती है क्या, नहीं ना। मैंने जैसे ही बोला हेलो हेलो हेलो,
3 बार हेलो हेलो बोला, आपको आसानी से सुनाई दिया ना, तो फिर ध्यान रखो। अच्छा, तो सेक्शन 397 सब सेक्शन 1 के तहत हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ये क्या कर सकते हैं, लोअर कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट दिया गया है उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं, और उसके लिए उनको रिकॉर्ड मंगवाने पड़ते हैं। तो रिकॉर्ड मंगवाने की पावर 397 में दे रखी है। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं मंगवाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, रिकॉर्ड नहीं मंगवाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, बराबर, ठीक है। तो अब ये पावर 397 1 में दे दी। फिर इन्होंने क्या बोल दिया सबसेक्शन 2 में कि भाई आप है ना, आप इंटरलोकेटरी ऑर्डर का रिवीजन नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से लिमिटेशन आ गई कि जो मामला इंटरलोकेटरी है, जो मामला मध्यवर्ती है, जो मामला अभी तक फाइनली डील नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस के अंदर वहां पे फिर उसका रिवीजन नहीं किया जा सकता। तो ये जो सबसेक्शन 2 है वो सबसेक्शन 1 की नॉन एप्लीकेबिलिटी है, सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन है, सबसेक्शन 1 की लिमिटेशन है, कैन आई से दैट, है ना। तो ये बात यहां पर आ जाएगा इस केस के अंदर। फिर तीसरा सबसेक्शन क्या है कि इफ एप्लीकेशन दिस सेक्शन हैज बीन मेड, अगर आपने एक कोर्ट में, भाई देखो रिवीजन 2 कोर्ट कर सकते हैं, या तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, दोनों एक साथ रिवीजन नहीं करेंगे। तो सबसेक्शन 3 ने एक्सप्लेन किया कि भाई अगर आप जो है हाई कोर्ट या सेशन में लगाते हो फिर वापस दूसरे कोर्ट में फर्दर एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, यानी कि वही आपके सीपीसी के रेस सब जुडिस का प्रोविजन है ना, रेस सब जुडिस के जो प्रोविजन है वो आपके सामने यहां पर आ जाएंगे, बराबर। इंटरलोकेटरी का मतलब अभी तक सुना नहीं गया है। अच्छा, चलो अभिषेक जी, मैं आपकी पर्सनैलिटी से आपको इस शब्द का अर्थ समझाता हूं, ऐसा अर्थ समझाऊंगा, ऐसा अर्थ समझाऊंगा कि बुढ़ापे तक, बुढ़ापे का भी बुढ़ापा आएगा तो भी भूल नहीं पाओगे। इंटर, अब देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल सा लिखा हुआ है इंटरलोकेटरी ऑर्डर, इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ठीक है, ओके। देखो, हमारी क्लास के भोले भाले अभिषेक जी, हमारी क्लास के भोले भाले अभिषेक जी कभी कभी बहुत बोलते हैं, कभी कभी बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। आपको पता है बहुत बोलने को क्या बोलते हैं अपन, टॉकेटिव पर्सन, क्या बोलते हैं, टॉकेटिव पर्सन, ठीक है। लड़की देखने गए, 3 घंटे तक राम गाथा सुना ली, लड़की थक हार के बोले कि ना भैया ना ना ना, 3 घंटे में इतना पका दिया, आगे तो पता नहीं क्या क्या करोगे तुम, है नहीं जाना मेरे को। टॉकेटिव एग्जाम्पल दे रहा हूं, डोंट टेक इट पर्सनल। तो टॉकेटिव है। आपको पता है अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश में एक शब्द होता है, आप लोगों ने सुना है एलोक्यूशन कंपटीशन, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट, एलोक्यूशन कंपटीशन सुना है, आप में से किसी ने फाइट भी किया होगा, एलोक्यूशन। आपको पता है एलोक्यूशन के अंदर भी एक शब्द आता है एलओसी, है ना, लोक्यू। तो एक लेटिन शब्द है लोक्यू, लोक्यू का मतलब होता है बोलना, लोक्यू का मतलब क्या होता है, बोलने वाला, ठीक है। तो एक बंदा जो बहुत बोलता है उसके लिए शब्द आता है लोकेशियस, क्या आता है, लोकेशियस। अभिषेक जी इज अ लोकेशियस पर्सन, है ना, जो अपने आप में क्या स्पीकिंग, अच्छा जो बोलता है उसको अपन क्या सकते हैं, स्पीकिंग वगैरह वगैरह, ठीक। अब इंटरलोकेटरी का मतलब क्या जरा समझो, यहाँ पे लोक्यू का मतलब होता है बोलने वाला, है ना, लोक्यू का मतलब क्या होता है, बोलने वाला। तो बोलने वाला ऑर्डर, तो बोलने वाला ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर का पेज जो है उसका बटन दबाओगे तो पेज बोलने लग जाएगा, नहीं, मतलब उसमें एक्सप्रेसली कोई चीज का डायरेक्शन दे रखा हो, एक्सप्रेसली कोर्ट का कोई निर्देश दे रखा हो, है ना, तो बोलने वाला ऑर्डर। और अगर ये बोलने वाला ऑर्डर जो है इंटरली मतलब इन बिटवीन आता है, इन बिटवीन प्रोसीजर आता है, प्रोसेस स्टार्ट होना, यानी कि सेक्शन 190, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 14 से चैप्टर 20, चैप्टर 20 है जजमेंट का, सीआरपीसी का चैप्टर 27, सॉरी चैप्टर 27 किसका है, जजमेंट का, और चैप्टर 14 क्या है, कॉग्निजेंस का। सीआरपीसी की बात कर रहा हूं, कॉग्निजेंस का। तो कॉग्निजेंस से जजमेंट के बीच में, तो इंटर कॉग्निजेंस एंड जजमेंट, इंटर कॉग्निजेंस जजमेंट जो ऑर्डर आता है उसको बोलते हैं बीच में बोलने वाला ऑर्डर, बीच में बोलने वाला ऑर्डर, बीच में बोलने वाले अभिषेक जी, समझ में आया, है ना। तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर, आ बात તમારે મગજ में उतरी गई छे कि ना उतरी गई छे, ठीक है।
वेरी गुड। तो इंटरलोकेटरी का मतलब होता है द ऑर्डर विच इज स्पीकिंग वन एंड विच इज स्पीक इन बिटवीन द कॉग्निजेंस स्टेज एंड द स्टेज ऑफ जजमेंट। और किसी को समझाऊं? और किसी को समझना है? नहीं आ जाओ, कोई, अरे कोई तो आओ भाई, किसी को नहीं पूछना? शाबाश, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। तो ये होता है इंटरलोकेटरी ऑर्डर, यानी कि इन बिटवीन अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। इसी बहाने देखो आपको अंग्रेजी भी सीखने को मिल गई, एलोक्यूशन, लोकेशियस वगैरह वगैरह, वहां पे भी लिंकिंग होती है ना। अब आप एलओसी से जुड़े हुए सारे वर्ड को लोक कर सकते हो, जैसे एलओसी लोक्यू का मतलब बोलना, तो एलोक्यूशन, लोकेशियस, इंटरलोकेटरी वगैरह वगैरह, है ना। चलो भाई, नाउ अब देखिए, तो अब यहां पर हमारे सामने आ गया ये मामला 397 से कनेक्टेड। तो 397 का सबसेक्शन 2 क्या करता है, एक तरीके से 397 का सबसेक्शन 2 एक तरीके से 397(1) की पावर पे एक्सेप्शन डालता है, लिमिटेशन डालता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी डालता है वगैरह वगैरह, है ना। तो ये 397 आ गया। अब हम लोग पूरे के पूरे 397 से 505 को तो हो सकता है याद नहीं कर पाए, लेकिन इस तरह के जो नेगेटिव प्रोविजन होते हैं, जो कहते हैं कि यहां पर ये बात लागू नहीं होगी, उनको हमारा माइंड क्या कर सकता है, याद रख सकता है। उनको हमारा माइंड याद रख सकता है, और वो चीज हमको करनी चाहिए, वो चीज हमको करनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। पद्मिनी जी, अगर सीपीसी में आप जाओगे तो सीपीसी में ऑर्डर 14 मत बोलो, सीपीसी में ऑर्डर 4 बोलो। ये गलती मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। ऑर्डर 14 इश्यू फ्रेम करने की बात करता है, ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जैसे सीआरपीसी में चैप्टर 14 है ना, कॉग्निजेंस, तो कॉग्निजेंस जैसा शब्द सिविल में कौन सा है, इंस्टीट्यूशन। ओके, कॉग्निजेंस जैसा शब्द सिविल में क्या है, इंस्टीट्यूशन। हुमेरा जी, रेस सब जुडिस का मतलब होता है जो पेंडिंग मैटर है, ठीक है, जो पेंडिंग मैटर है। जैसे आपकी कहीं पे बात चल रही है लड़के वालों से, तो इट मींस योर एंगेजमेंट इज रेस सब जुडिस। अब समझ में आया, योर एंगेजमेंट इज रेस सब जुडिस। ठीक है, ओके, इग्नोर करो, एग्जाम्पल सुनो, समझो और भूल जाओ। हाँ जी, तो ये आपका 397। अब मैं आपके बीच में एक और बात बता दूं 401 को लेकर। अब पता है 401 का मामला क्या है, हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन। इसमें भी कितने, सबसेक्शन 1, यहाँ पे सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5। एक्चुअल में क्या होता है कि 397 में तो खाली अपन रिकॉर्ड मंगवाते हैं, ठीक है। 397 के अंदर अपन क्या करते हैं, कॉल रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड कॉल करते हैं। फिर उसके बाद या तो सेशन कोर्ट और या फिर हाई कोर्ट क्या करता है, रिवीजन करता है। तो 397 इज द पावर ऑफ कॉलिंग रिकॉर्ड, एंड विच प्रोविजन बेसिकली डील विद रिवीजन पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सेशन। तो उसका आंसर होगा सेशन कोर्ट इसमें रिवीजन करता है आपके कहां पे, 399 में, और हाई कोर्ट करता है 401 में। ठीक है, सेशन कहां पे करता है, 399 में, हाई कोर्ट कहां पे करता है, 401 में। ठीक है, पहले सेशन का मामला आता है, फिर हाई कोर्ट का आता है। यहां पर हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 399 में पहले हाई कोर्ट था कि पहले सेशन था, ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको इसका भी एक आंसर दे देता हूं, इसका भी मैं आपको एक जवाब दे देता हूं। हमारे पास में सेक्शन 9-10 का जो रिलेशन है, वैसा का वैसा रिलेशन आपको 193, 194 में देखने को मिल सकता है। वैसा का वैसा रिलेशन आपको 399 और 400 में देखने को मिल सकता है। मतलब सेशन और एडिशनल सेशन, सेशन और असिस्टेंट सेशन। ठीक है, ये प्रोविजन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वैसा का वैसा मामला आपको यहाँ पर जो है ना 309 में देखने को मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट एजू करते हैं। क्या, चलो, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि 3 ये रिलेशन किसमें आता है, ये सेशन का रिलेशन है, हाईकोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक लॉजिक है, मतलब याद रखने का अपने आप में। आपस में लिंक करोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली क्या होगी, कनेक्ट एजू हो जाएगी। हाँ जी, तो अब यहां पर क्या हाईकोर्ट की पावर है जो दे रखी है। अब हाईकोर्ट की पावर के अंदर आपको एक बात समझनी है, आप जब इसके सबसेक्शन 3 पे आओगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस सेक्शन। अब किसी और सेक्शन में आपको ये लाइन दिख रहा है, ये वर्ड दिख रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन। सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि
No order under section shall be made to the prejudice of the accused or other person unless he has been given OBH. तो यहां पर तो OBH देने की बात कर रहा है, तो ये तो कंडीशन लगा रहा है कि भाई आपको OBH देनी है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि रिवीजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये तो कह रहा है OBH देनी पड़ेगी। फिर चौथे सबसेक्शन में where under this code an appeal lie and no appeal is brought, no proceeding by revision shall be entered at the instance of the party who could have appeal. जहां पे अपील हो सकती है ना, जहां पे अपील हो सकती है और आपने अपील नहीं की तो वहां पे रिवीजन नहीं होगा, ये भी एक लिमिटेशन है भाई। आप जहां पे आपने अपील फाइल कर दी तो अपील फाइल करने के बाद आप रिवीजन नहीं कर सकते, यानी कि रिवीजन नहीं कर सकते तो हो गया ना लिमिटेशन, ठीक है। ये भी अपने आप एक लिमिटेशन है। पांचवा, where under this code an appeal lie but an application for revision has been made to the high court. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई अपील लाए हो सकती थी, आपने रिवीजन की एप्लीकेशन लगा दी, एनी पर्सन, एंड हाई कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई आपने ये एप्लीकेशन है ना वो एररनेस बिलीफ में लगा दी, आपने गलत विश्वास में एप्लीकेशन लगा दी, तो पता है क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ना 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 ना, खुदा जी का इसमें कोई रोल नहीं है ना, खुदा का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें रोल हमारा ही है। तो इसको पढ़ना, Earnest believe that no appeal lie thereto and that it is necessary in the interest of justice to do, the High Court may treat the application of revision as appeal. रिवीजन को अपील की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा, रिवीजन को अपील की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा। चलो मैं आपके दिमाग के साथ थोड़ा खेलने की कोशिश करता हूं। आइज क्लोज। याद करो जब आपको मैंने एक बात बताई थी, या तो यूट्यूब पे बताई होगी या स्पेशल क्लास में या प्लस क्लास में बताई जरूर थी, इतना मुझे पक्का कंफर्म याद है। आपको पता है एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो सकती है, हाँ या ना? फटाफट पोल में हाँ या ना बोलते जाना। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो सकती है, यस और नो? वेरी गुड। अब एक बात बताओ, अगर सपोज करो कि नॉन कॉग्निजेबल केस में गलती से, नॉन कॉग्निजेबल केस को गलती से कॉग्निजेबल मान के एफआईआर दर्ज कर दी, तो फिर बाद में क्या होगा? बाद में उस रिपोर्ट को हम क्या मान लेंगे? कंप्लेन मान लेंगे। मतलब एक तरीके से उस एफआईआर केस को ट्रीट किया जा रहा है कंप्लेन केस की तरह, हाँ या ना? एफआईआर केस को ट्रीट किया जा रहा है कंप्लेन केस की तरह, बराबर? कान नजदीक लाओ। जिस तरीके से एफआईआर केस को कंप्लेन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वैसे के वैसे रिवीजन की एप्लीकेशन को अपील माना जा रहा है। तो क्या तुम्हारा दिमाग नहीं कहता है कि हम लोग लिंकिंग कर लें? आपका दिमाग कहता है कि नहीं कहता है कि यहां पर आप लोग लिंकिंग कर लो? सेम कॉन्सेप्ट है, इट इज कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग, इट इज कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग। कुछ नहीं करना है, सीआरपीसी का सेक्शन 2 खोलो, सेक्शन 2 के क्लॉज डी में जाओ, डी के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसी के नीचे लिख लो लिंक विथ सेक्शन 401 सब सेक्शन 5, काम खत्म। समझे सर? एंट्री ऑर्डर भी और बता दी यार। अवंतिका जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुबह सुबह है ना भांग खा के उठे हो, नींद के अंदर साइड में अफीम की गोली रखी होगी मम्मी ने बोला होगा नहीं बेटा ये तो तब लेनी है जब प्रॉब्लम ज्यादा हो, कुछ दिक्कत आए, माथा ज्यादा दुखे, सोना हो तब। आपने सुबह उठते ही गोली के चक्कर में अफीम की गोली खा ली। इतना अच्छे से तो इंट्री ऑर्डर मैंने समझा दिया है जी, इतना अच्छे से तो इंट्री ऑर्डर मैंने समझा दिया। अभिषेक जी का क्या, हाँ, अभिषेक जी की एंगेजमेंट को दाव पे रख के हमने इंटरलोकेटरी ऑर्डर समझा है, ठीक है। वापिस आ जाते हैं यहाँ पे देखो, मत देखो, हाँ, नशीले पदार्थों के सेवन से हमको दूर रहना है, ठीक है। चलिए, फिर भी हो तो उसको नोट कर लो साइड में, क्लास पर डाउट सेशन में डील करेंगे। वापस आ जाते हैं अपन, कहां पे था मैं? तो ये आपने लिंकिंग कर दी कि जिस तरीके से कॉग्निजेबल एफआईआर को हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कॉग्निजेबल एफआईआर को हम लोग डील कर सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल यानी कि कंप्लेंट की तरह, वैसे कि वैसे ये मामला यहां से कनेक्ट है जो हो जाएगा, बिल्कुल। अब मैं वापस आ जाता हूं, तो यहां पर आपको रिवीजन पे लिमिटेशन कहां दिखाई दी, रिवीजन पे नॉन एप्लीकेबिलिटी कहां दी? तो एक तो आपको दिखाई दी सबसेक्शन 4 में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपील हो सकती है तो रिवीजन नहीं होगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी हुई ना एक तरीके से। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज हाई कोर्ट टू कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्विटल इनटू कन्विक्शन। मतलब आप किसी भी केस में, एक्विटल का मतलब बाइज्जत वरी किया जाता है,
कन्विक्शन का मतलब दोष सिद्धि, जेल में डाल दिया जाता है। तो आप किसी भी केस में एक्विटल को कन्विक्शन में डील नहीं कर सकते, ठीक है, एक्विटल को कन्विक्शन में डील नहीं कर सकते। गॉट इट? ओके, अब मैं आ जाता हूं वापस। अब देखो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आप लोगों ने देखा 401 का सबसेक्शन 3 एक लिमिटेशन है, 401 का सबसेक्शन 4 एक लिमिटेशन है कि जहां पर अपील हो गई वहां पर ये नहीं होगा, है ना। तो अब इसी पर्सपेक्टिव को हम क्या करेंगे, उस एंगल से देख लेते हैं। अभी कर लेता हूं, एक तो है ना हमारे प्राची जी को बस डायग्राम दे दो, ये लो 401 5 भागों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 1 उसके बाद में 2 उसके बाद में 3 4 को दोनों को एक जगह पे रख लेता हूं मैं, यानी कि नॉन एप्लीकेबिलिटी या फिर लिमिटेशन, ठीक है। यहां पे इसको अपन दो भागों में डिवाइड कर देंगे, थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ में क्या था, फिफ्थ मामला था कि रिवीजन को, पांचवा क्या था कि भैया रिवीजन को आप क्या करोगे, अपील में कन्वर्ट कर दोगे, रिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू अपील। फिर सबसेक्शन 3 में क्या था, सबसेक्शन 3 में ये था कि आप रिवीजन करते समय एक्विटल का कोई भी जजमेंट है उसको आप कन्विक्शन में क्या नहीं कर सकते, डील जो है वो नहीं कर सकते, क्रॉस लगा दो यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ वाला क्या पॉइंट है, फोर्थ कह रहा है कि जहां पर अपील होती है वहां पे रिवीजन नहीं हो सकता, यहाँ पे क्रॉस लगा लो, जहां पे अपील हो सकती है वहां रिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। इससे पहले सबसेक्शन 2 में क्या था, ओबीएच देना जरूरी है। सबसेक्शन 2 आपके सामने आ रहा था, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मैंडेटरी है, ये ना असेंशियल है, अगर ये नहीं दोगे तो रिवीजन की प्रोसीडिंग जो है डिफेक्टिव हो जाएगी। फिर सबसेक्शन 1 के अंदर रिवीजन की पावर एक्सरसाइज की जा सकती है, दैट्स ऑल। खुश, राजी, हैप्पी। अब आ जाओ वापस मेन मुद्दे पर। अब देखो, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम लोगों ने बेसिकली तीन चीजें देखी, 401 सबसेक्शन 3, 401 सबसेक्शन 4 और साथ ही साथ में यहां पर हम लोगों ने 397 का एक सबसेक्शन है जो देख लिया, सबसेक्शन नंबर 2। तो ये जो तीन सेक्शन है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली डील करते हैं रिवीजन की नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो अब वही पॉइंट हमें यहां पे समझना है कि कहां कहां पे कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होता है। तो जब नॉन एप्लीकेबिलिटी का पर्सपेक्टिव समझते हैं ना, अब अगर आप उस हरियाणा के एडीए के इस सवाल को देखोगे ना, आपको लगेगा हाँ यार ये तो हम कर सकते थे। और यही टेक्निक हमने एक दिन पहले क्लास के अंदर ऑब्जर्व की थी कि हमको इस पर बहुत बढ़िया से कमांड है जो बनानी है, बहुत बढ़िया से कमांड बनानी है। और कमांड क्या है, कमांड ये है कि जब नॉन एप्लीकेबिलिटी को, एक्सेप्शन को, लिमिटेशन को अगर लिंक करेंगे तो डन, फिर हमारा काम क्या हो जाएगा, आसानी से सॉर्ट आउट हो सकता है। बिल्कुल महक जी, गुड, वेरी गुड। हम लोग को जब आर्टिकल, आप में से कुछ कैंडिडेट ने शायद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, तो जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट आता है, तो फिटनेस सर्टिफिकेट का एक्सेप्शन क्या है, फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है हाईकोर्ट के आदेश से, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कहां से, हाई कोर्ट से। तो जनरल रूल ये है कि 132 में अपील करनी है तो भी चाहिए, 133 में अपील करनी है तो भी चाहिए, और 134 में अपील करनी है तो भी चाहिए। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, 134 के दो मामलों में फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल। कहां पे नॉट एप्लीकेबल, 134 1A पे नॉट एप्लीकेबल एंड 134 1B पे नॉट एप्लीकेबल। इन दोनों के केस में तो ये दोनों क्या है, इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हो गए, नॉट एप्लीकेबल हो गए, तो यहां से एग्जाम के अंदर सवाल बन सकता है, यहां पर एग्जाम के अंदर सवाल बन सकता है। ये बात आपको क्या करनी, ऑब्जर्व है जो करनी है। आपने तो इतना फटाफट चार्ट बना दिया, हमसे बनता नहीं, अरे सब बन जाएगा, तुम प्रयास करते चलो, प्रयास करते चलो, ऑटोमेटिकली सब चीजें होगी। कीवर्ड को तलाशने की हमें क्या करनी है, कोशिश है जो करनी है। सर बट आपने आर्टिकल 134 में बताया था कि हाईकोर्ट आर्टिकल 134 के अंडर एक्विटल को कन्विक्शन कर सकता है। देखो महक जी, 134 अपील है, आप भूल क्यों जाते हो यार, आप भूल क्यों जाते हो। और हम किसकी बात कर रहे थे, और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रिवीजन की बात कर रहे हैं।
तो तुम्हारे मगज में अपील और रिवीजन और डिफरेंस भी ना उतरीजे। यार मैं गुजराती के क्यों बैठ हो जा रहा हूँ, सीधा जाता है। तो तुम्हारे दिमाग में अपील और रिवीजन का डिफरेंस भी क्लियर नहीं है क्या महक कुमार जी? इज दैट क्लियर? चलो वापस आ जाते हैं। देखो ना, बेसिक फंडामेंटल गलतियां मत करो। हमेशा देखो कि मोटा मोटी 134 है क्या। तो आर्टिकल 134 इज अपील एंड नाउ वी आर रीडिंग, नाउ व्हाट वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग द रिवीजन। ठीक है, ओके। मैं पानी पी लूं क्या? ओके जी, चलो भाई। सो यहां पर, अरे नहीं इट्स ओके। देखो देखो, मैं तो हूं आदत से मजबूर। डांटे बिना मेरे को सुकून नहीं आता है। सॉरी बोलने का जरूरत नहीं, अच्छी बात है तुमने बता दिया। अच्छा तुमने तो अपने मन की बात बोल दी। अब कई कई प्राणियों के मन में हो सकता है कंफ्यूजन होगा तो भी बोलेंगे नहीं, और कई लोगों को तो कंफ्यूजन ढूंढने में टाइम लग जाता है। ऐसा भी होता है पता है। कई बार एक स्टूडेंट डाउट पूछ के उल्टा उन कैंडिडेट्स के माइंड में डाउट क्रिएट कर देता है जिनके माइंड में डाउट था ही नहीं। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है। मैं आपको खरबूजा नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक कहावत, एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना? वैसे हो तो खरबूजे की तरह ही बदमाश एक नंबर के, बट अच्छे 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 भी हो आप सब लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 401 और ये हमारा 397, और इसी से सवाल है जो पूछा गया था। तो अब आप लोग समझ जाओ कि 29 जुलाई को एक कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमने डिस्कशन किया, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हरियाणा एडीए का सवाल आ गया। हरियाणा एडीए का सवाल आ गया। तो कहीं न कहीं आपको भी क्या करना है, आपको भी मान के चलना है कि तनसुख सर की क्लास का हर एक पॉइंट ऑब्जर्व करना है ना? मैं क्लास की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, क्योंकि ऐसी चीजें आएगी, है ना? चलो भाई, नाउ तो ये टॉपिक क्लोज। अब देखो हम लोगों ने कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन कर लिया। इसी बहाने हम लोगों को 397 भी समझ में आ गया और 401 भी समझ में आ गया। मेरा मन ये कह रहा है कि जब मैंने आप लोगों के लिए इतना एफर्ट किया है, तो फिर 397 के सब सेक्शन 1 को भी समझा देता हूँ, 401 के सब सेक्शन 1 को भी समझा देता हूँ, है ना? ताकि हमारे सिलेबस में से 2 सेक्शन कम हो जाए। क्या बोलते हो? कर लूं? कर ही लेता हूँ, आपकी बात में कैसे टाल सकता हूँ। देखो समझो, घबराना मत। आप लोगों को मैं कल लास्ट क्लास में सेक्शन 1 बता रहा था, है ना? 484 का वो पॉइंट बता रहा था, रिपील ओवररेंज। अभी तक मतलब बेसिक एप्लीकेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, और अचानक मैं आप लोगों को इस प्रोविजन पे लेके आ रहा हूं। तो घबराना नहीं, पैर पैर शिवरिंग मत करना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं हूं ना साथ में, डरने नहीं दूंगा आप लोगों को। आ जाइए सर, आप टेस्ट ले लिया कीजिए, इसी बहाने हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पता चल जाएंगे। सदाब जी, मेरी जब शादी हो रही थी ना, मेरी नजर हर चीज पे थी। ये मोटरसाइकिल भी दे दीजिए, ये कार खड़ी किसकी है ये भी दे दीजिए। एक अंगूठी से क्या होता है, 4-5 अंगूठी दे दीजिए, बट कुछ भी नहीं दिया, और ना मैंने लिया, है ना? तो मेरी तरह बनो। ठीक है, अब आ जाओ वापस। 397 सबसेक्शन 1 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड। देखो रिकॉर्ड का मतलब समझ गए, तो जो भी रिकॉर्ड्स लोअर कोर्ट मेंटेन करेगा, लोअर कोर्ट जैसे मेंटेन करेगा, वो रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएंगे। तो देखो, द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज मे कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड। देखो एक बात बताओ, आप अपने होम टाउन में रहकर सारी प्रिपरेशन करते हो, सडनली आपको मान लीजिए 1 महीने के लिए दिल्ली जाना पड़ गया। अब आपको तैयारी करनी है, मतलब आपकी शादी वादी हो गई, आपका ससुराल दिल्ली है, दिल्ली में बैठे हो आप, ठीक है? अब बैठे बैठे आपको लगा यार मुझे वापस जुडिशरी की तैयारी करनी चाहिए, मतलब मुझे सारे अपने कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज करने हैं। तो आप अपनी मम्मी को फोन लगाओगे, मम्मी मेरे कमरे के अंदर जो मैंने नोट्स बना रखे हैं ना, वो सारा का सारा रिकॉर्ड मेरे को भिजवा दो मेरे ससुराल। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, तो आपको रिवीजन करने के लिए आपका रिकॉर्ड चाहिए। आपका रिकॉर्ड का मतलब, आपका रिकॉर्ड का मतलब हो जाएगा आपके नोट्स, आपके बेरेक वगैरह वगैरह। तो भैया तुमको एग्जाम पास करने के लिए, एग्जाम के लिए रिवीजन करने के लिए जब रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, तो बेचारे हाई कोर्ट को, बेचारे सेशन कोर्ट को रिकॉर्ड नहीं चाहिएगा? चाहिएगा। तो पहले रिकॉर्ड मंगवाया जाता है ना?
तो 397 इज प्री रिक्विजिट फॉर रिविजन। क्या कहा मैंने? 397 इज प्री रिक्विजिट फॉर रिविजन। रिविजन करने के लिए ये चीज जरूरी है। ओके, हाँ जी। आयुष्मान जी, लक्ष्मी जी, एक काम करते हैं, आप दोनों को मैं एक जूम मीटिंग खोल के दे देता हूं, अच्छे से बतिया लो वहां पे। क्लास के अंदर 1 to 1 चैटिंग स्टार्ट कर रखी है। क्यों? डांट खानी है या कुछ ज्यादा हिम्मत आजकल बढ़ गई है नहीं? फोकस करो चीजों पे। तो 397 इज प्री रिक्विजिट, 397 इज प्री रिक्विजिट फॉर रिविजन। ये क्या है? 397 इज प्री रिक्विजिट फॉर रिविजन। ओके, हाँ जी। अभी शिखा जी डांट खाएंगे, टॉपिक कुछ और चल रहा है और अचानक बीच में सर ये दस्ती क्या होता है? शिखा जी, आप स्कूल टाइम में थे, सच सच बताना, ईमानदारी से बताना, जब आप स्कूल टाइम में थे और स्कूल के आपके मास्टर जी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, तो अचानक आप पूछते थे कि सर इंसाइक्लोपीडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो मास्टर जी ना पूरी मैथ्स उठा के मारेंगे, ध्यान रखना। नहीं करते थे ना, तो यहां क्यों कर रहे हो? तो यहां क्यों कर रहे हो? कम बैक। हाई कोर्ट और सेशन जज मे कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग। तो रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं बिफोर एनी इंफीरियर कोर्ट। तो जो भी प्रोसीडिंग किसी इंफीरियर कोर्ट के सामने हुई है, उसके रिकॉर्ड क्या है? मंगवा सकते हैं। सिचुएटेड विद इन इट्स और हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। लेकिन कंडीशन है, हाई कोर्ट और सेशन सिर्फ उसी लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं जो कि उसके जुरिस्डिक्शन में। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है। राजस्थान हाई कोर्ट गुजरात के किसी लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड्स नहीं मंगवा सकता। ओके, चलिए। फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ और हिमसेल्फ, ठीक है। किस बात के लिए सेटिस्फाइड करेगा? वो सेटिस्फाइड करेगा कि भाई करेक्टनेस, लीगलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी फाइंडिंग। तो जो भी आपने निष्कर्ष निकाला है, जो भी आपने सजा दी है, जो भी आपने ऑर्डर पास किया है, तो वो करेक्ट है कि नहीं है, वो लीगल है कि नहीं है, वो प्रॉपर्टी के तहत यानी कि एप्रोप्रिएट है कि नहीं है ना। एंड एज टू द रेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीडिंग। तो दो चीजों को वो क्या करेगा? क्रॉस चेक करेगा रिवीजन के अंदर। एक तो जो भी ऑर्डर पास हुए, सेंटेंस आया है, फाइंडिंग हुई है, उसकी करेक्टनेस, लीगलिटी को चेक करने के लिए, और दूसरा जो प्रोसीडिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं है, रेगुलर है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। एंड मे, और साथ ही साथ में व्हेन कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड मंगवाते समय वो डायरेक्शन भी दे सकता है। क्या डायरेक्शन दे सकता है? डायरेक्ट दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस ऑर्डर बी सस्पेंडेड। मतलब सजा को क्या कर दिया जाए? सस्पेंड है जो कर दिया जाए। मीनवाइल, जब तक हम रिवीजन करते हैं तब तक क्या कर लो, उसका जो है उस सजा को आप रोक के रखो, उस सजा को एग्जीक्यूट मत करो। अब आप सोचो, एक व्यक्ति को 7 साल की सजा दे दी, अब 7 साल की सजा को सीधा कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, तो रिवीजन में जाने का क्या फायदा हुआ बताओ? तो रिवीजन में जाने के बाद हाई कोर्ट और सेशन से वो रिक्वेस्ट करेंगे, सर काइंडली सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। एग्जीक्यूट करने का मतलब जेल में डालना और सजा स्टार्ट करा देना। एंड इफ द एक्यूज इन द कन्फाइनमेंट, तो सजा को सस्पेंड भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक्यूज को वापस रिलीज भी कर सकते हैं ऑन बेल या बॉन्ड, जो भी हो। तो एक बेसिक सा प्रोविजन यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो 397 को अपन किस तरीके से डील कर सकते हैं? ये 397 यहां पर आ गया। तो अब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट क्या कर सकते हैं? अपने लोअर कोर्ट से जो भी उनके अधीनस्थ न्यायालय है, उनसे क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड्स, उनसे रिकॉर्ड्स मंगवा जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? जुरिस्डिक्शन। ये जो लोअर कोर्ट है वो उनके जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, बराबर। कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्यों मंगवा रहे भाई? क्यों मंगवा रहे? बैठे बैठे क्या खुजली आ रही है? नहीं, बात खुजली की नहीं है। बात यह है कि जो सेंटेंस इन्होंने पास किया है लोअर कोर्ट ने, या जो भी ऑर्डर इन्होंने पास किया है, किसने? लोअर कोर्ट ने, तो वो ऑर्डर जो है वो करेक्ट है कि नहीं है, वो ऑर्डर जो है वो लीगल है कि नहीं है, वो प्रॉपर्टी के यानी कि सामान्यतः लॉजिकल एस्पेक्ट को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। और दूसरा, जो भी प्रोसीडिंग रेगुलर लोअर कोर्ट ने फॉलो की है, तो वो प्रोसीडिंग रेगुलर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए वो क्या करता है? रिकॉर्ड्स है जो मंगवाता है, ठीक है। और ऐसा करते समय वो क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है? वो किसी भी सजा को, सेंटेंस को सस्पेंड करा सकता है कुछ टाइम के लिए कि उसका एग्जीक्यूशन रोक लो, और जो व्यक्ति अरेस्टी है, जो इस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर रखा है, उसको बेल पे
छोड़ा जा सकता है, बराबर। ये दो काम, तो ये बात किसने बताई? 397 के सबसेक्शन 1 में। 397 सबसेक्शन 1 ये कहता है, और इसके ऊपर क्या बताया जा रहा है? अब इसके ऊपर आप लिमिटेशन कह सकते हो, इसके ऊपर आप कह सकते हो नॉन एप्लीकेबिलिटी। ये कहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे? नॉन एप्लीकेबिलिटी कह दो, या फिर लिमिटेशन, मतलब कब आप रिकॉर्ड्स नहीं मंगवा सकते। मैं लिख लेता हूं यहां पे, इसका मतलब क्या होगा कि कब आप छोड़ो, कब सेशन और हाई कोर्ट रिकॉर्ड्स नहीं मंगवा सकते, कब रिकॉर्ड जो है कॉल नहीं किए जा सकते। तो दो परिस्थितियां यहां पे, दो परिस्थितियां कौन कौन सी? 397 सबसेक्शन 2 और 397 सबसेक्शन 3। बताओ भाई, कौन कौन सी दो बातें? जब सबसेक्शन 2 में क्या था, अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने? वेरी गुड। जब इंटरलोकेटरी ऑर्डर हो, इंटरलोकेटरी ऑर्डर हो, मध्यवर्ती आदेश। देखो, इंटरलोकेटरी और इंटरिम ऑर्डर ये दोनों एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। अच्छा, 397(3) के अंदर रेस सब जुडिस। अब यहां पे थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाना, रेस सब जुडिस का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर हाई कोर्ट में ऑलरेडी फाइल हो रखा है तो सेशन में नहीं हो सकता, और अगर सेशन में ऑलरेडी रिवीजन पिटीशन लगी हुई है तो हाई कोर्ट में नहीं हो सकती, बराबर। ये बात आपको क्या करनी है? ऑब्जर्व है जो करनी है, ध्यान है जो रखनी है, रख लोगे? क्लियर है ना? तो ये आपके 397 का एक डायग्रामेटिक एंगल, और यही बात आपसे क्या कर ली गई? एक तरीके से हरियाणा एडीए में घुमा के पूछ ली गई, हरियाणा एडीए एग्जाम। मैं इसको थोड़ा और जमा दूं, है ना? लिंकिंग ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी प्रोविजन। सर ये आपने हमको बता तो दिया, बट लिख क्यों रहे हो? अरे रुक जाओ भाई, समझदार तो तुम लोग हो ही। लिंकिंग ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी प्रोविजन, ठीक है। तो इसका हमने क्या कर दिया? इसका हमने कर दिया डायग्रामेटिक पोस्टमार्टम। मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, बट तुम्हें भी पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, इसीलिए तो आप और हम दोनों ही अंतर्यामी हैं, है ना? डायग्रामेटिक पोस्टमार्टम, डन, ठीक है। तो डायग्राम देखा, डायग्राम की वैल्यू और आप बना नहीं रहे थे। अच्छा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया? आपके एक तरीके से नॉन एप्लीकेबिलिटी का सेगमेंट है जो स्टार्ट हो गया, बराबर। अच्छा, 401 को भी कर लो। आज वैसे मैं पढ़ाना तो कुछ और चाह रहा था, बट ये होता है मेरे साथ, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे रिवीजन की पावर में क्या लिखा हुआ है? इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड। अब देखो क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड। टेंस आता है कि नहीं आता है? टेंस तो आपको आते हैं ना, रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड। तो जिसको टेंस आते हैं तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि ये घटना हो चुकी है, यानी कि 397 हो चुका है, ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये परफेक्ट टेंस में आता है भाई। हमारे तो अंग्रेजी के टीचर ऐसे ही पढ़ाते थे, अब तुम्हारा मुझे नहीं पता, है ना? तो मतलब इसका क्या हो जाएगा कि जब रिकॉर्ड मंगवाया जा चुका है, फॉर बाय इटसेल्फ और विच अदरवाइज कम्स टू इट्स नॉलेज, है ना? इन एनी प्रोसीडिंग जिसमें आपने रिकॉर्ड मंगवाया है खुद के द्वारा या अदरवाइज को जानकारी मिला, हाईकोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन, हाईकोर्ट क्या कर सकता है? अपनी इच्छा अनुसार, इन इट्स डिस्क्रिप्शन, एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर कन्फर्ड ऑन अ कोर्ट ऑफ अपील। तो कोर्ट ऑफ अपील के पास जितनी भी पावर है, 386 में, 389 में, 389 आपके सजा को सस्पेंड कराने के बारे में बात करता है,
इसके बाद में ऑलरेडी 397 सबसेक्शन 1 ने पहले से क्या दिया था, 390 में 390 रिलीज करने के बारे में, और 391 फर्दर एविडेंस रिकॉर्ड करने के बारे में, और ऑन अ कोर्ट ऑफ सेशन बाय सेक्शन 307, या फिर 307 में जो पार्डन की पावर है ना, 307 में पार्डन की पावर ही तो आती है ना, तो वो यहां पर आ जाती है। एंड व्हेन द जज कंपोजिंग द कोर्ट ऑफ रिवीजन आर इक्वली डिवाइडेड, अब देखो एक ये पॉइंट तो यहां पे खत्म हो गया। पहला पॉइंट कौन सा है कि इतनी पावर एक्सरसाइज की जा सकती है, और एक आपके 392 आता है जहां पे जज क्या हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, जज इक्वली डिवाइड है जो हो जाते हैं। तो वो सारी की सारी पावर है जो रिवीजन करते समय ये हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है। यानी कि इस डायग्राम के अंदर आप क्या कह दोगे, पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट अप्लाई। कौन कौन सी पावर, तो देखो सेक्शन 386, 389, 390, 391, एक तो ये पावर एक्सरसाइज हो जाएगी, और दूसरा सेक्शन 392 इक्वलिटी ऑफ ओपिनियन, क्या बोलते हैं इसको, इसमें क्या है कि दोनों बराबर बराबर डिवाइड हो जाते हैं, एक कहता है हाँ करो, दूसरा कहता है मत करो, इक्वली डिवाइड हो जाना, इक्वलिटी ऑफ ओपिनियन, सॉरी इक्वल डिवीजन ऑफ ओपिनियन। जैसे ही मैं सॉरी बोलता हूं आपके मन में आता है ना कि चलो से कोई बात नहीं, माफ किया, है ना, सब पता है मुझे। इक्वल डिवीजन ऑफ ओपिनियन, जब कोर्ट क्या हो जाता है, इक्वली डिवाइड है जो हो जाता है, कोर्ट इक्वली डिवाइड हो जाता है। 392 ये आपका सेगमेंट आ गया बराबर। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हम लोगों ने, पता है जब कोई माल एक्सपोर्ट होने वाला होता है ना, तो मैन्युफैक्चरर उसकी क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देता है। जब कोई माल एक्सपोर्ट होने वाला हो तो मैन्युफैक्चरर उसकी क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देता है। इस बात का मेरी क्लास से कोई कनेक्शन नहीं है, जबरदस्ती मत करना, ठीक है, जबरदस्ती मत करना। ओके, फाइनली वी डिड, हम लोगों ने कर दिखाया। 397 हमने समझ लिया, 401 हमने समझ लिया। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना? शाबाश। अब मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, कहना है, अब मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, कर सकता हूं? मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों पर कि मतलब सीआरपीसी जिससे बड़े बड़े लोग डरते हैं, मतलब अचानक कोई बीच में से कोई टॉपिक निकाल लेवे ना तो उनके लेग शिवरिंग हो जाते हैं, एग्जाम के अंदर हैंड शिवरिंग हो जाता है। बट तुम लोगों ने वाकई में हिम्मत दिखाई आज की क्लास में, ये मैं सच कह रहा हूँ, ये मैं ना, ये आपकी मैं कहते फिरकी नहीं ले रहा हूँ, ये मैं सच कह रहा हूँ। आप लोगों ने वाकई में आज हिम्मत दिखाई कि मेरे साथ साथ आप लोग सीधे चैप्टर 30 के कॉन्सेप्ट पर आए, चैप्टर 30 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बराबर दिमाग लगाया। आई लाइक इट, मोगेम्बो खुश हुआ, ठीक है। मांगो जो भी मांगना है जज बनने के बाद, ठीक है, मांगो जो भी मांगना है जज बनने के बाद, ठीक है। चलो जी, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम क्या कहते हैं, डीले जो करते हैं। सर आप हमारे भोले राम के जीव, आप हमको भोले राम के जीव क्यों कहते हो? मेरे को भी नहीं पता, कुछ बातें दिमाग नहीं करता, दिल करता है, और आप सभी लोगों से तो दिल से दिल का रिश्ता है और हमेशा रहेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। सर आपने पूछा क्या अनअकैडमी से सिम बंद हो गई, दूसरी आईडी में लॉगिन कैसे करूं? प्रियंका जी मैंने आपको बताया भी था, ईमेल आईडी वाला पर्सपेक्टिव ले लो, ठीक है। अब आप कह रहे हो ईमेल आईडी, तो मैंने आपको ईमेल आईडी का भी बताया था रिकवरी करने के लिए, दूसरी वाली ईमेल आईडी से इसको रिकवर है जो कर लो। बाकी आज पूछना पड़ेगा, संडे को बेचारी वो टीम भी घर पे सोती है ना। आप पढ़ने वाले हो, हम पढ़ाने वाले, हम लोग संडे को जगते हैं, वो लोग थोड़े ना जगते हैं। दुनिया कहती है कि यार टीचर वाला धंधा ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मस्ती से पढ़ाओ, नोट छापो। टीचर बेचारा कभी कुछ खरीद भी लेना तो दुनिया क्या कहती है, ये तो हमारे पैसों से खरीदा है।
और कोई नहीं, बच्चे ही कहते हैं कि ये देखो हमारे पैसों से कमा कमा के गाड़ियां खरीद रहे हैं वगैरह वगैरह। बट हकीकत ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं हर टीचर के लिए कह रहा हूँ, इतना भी आसान नहीं है। आप है ना, किसी भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को बोलना कि सर 2-3 घंटे लेक्चर देना है, स्टूडेंट को समझाना है, वो एक डायलॉग मारता है पता है, वो कहता है कि मैच्योर्ड लोगों को, सीखे हुए लोगों को सिखाने में मजा आता है, सीखे हुए लोगों को कोई बात प्रेजेंट करने में मजा आता है, नौ सीखियों को समझाने में मजा नहीं आता। ये उनका डायलॉग होता है ना। वो कह के भाई क्लास में आना, माथा फोड़ी करना, इसको वो अपना इरिटेशन ले लेते हैं। वो कहते हैं यार कैसा बच्चा है, दिमाग ही नहीं है क्या, ये भी समझ में नहीं आता, ये भी समझ में नहीं आता वगैरह वगैरह। वो पढ़ा नहीं पाते, ये फैक्ट है, वो पढ़ा नहीं। इसीलिए ईच एंड एवरी टीचर, जो भी अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, थोड़ा सा सम्मान जरूर करना। सिर्फ इसलिए कि कॉमर्शियल रिलेशन है, फीस ले रखी है, कभी भी इसको अपना अधिकार मत समझना कि आप उनकी डिग्निटी की बैंड बजाओ। और ये मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, मेरे केस से बजा सकते हो, अपना तो मामला अलग है, बाकी वाले सारे टीचर्स के लिए कह रहा हूँ, किसी की क्लास में जाके बदमाशी नहीं करनी। मैंने आप लोगों को कभी नहीं सिखाया है और ना ही आपको ऐसा कुछ करना है, ठीक है। अपनी क्लास में आज तक हमने किसी और टीचर के बारे में नेगेटिव कमेंट नहीं किए, आपको भी नहीं करना चाहिए। बी प्रोफेशनल। चलो, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लूं क्या, फिर मैं भूल जाऊंगा। Linking laws, okay. Screenshot 1, screenshot 2, screenshot 3 और screenshot 4। हाँ जी, चलो, थैंक यू सो मच। बोलो सुभाषिनी जी, क्या हो गया? कोई ऐसी बात जो कहनी बहुत ही जरूरी है? फटाफट बोलो देवी जी। अच्छा, होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है गगनदीप जी, कल मैं आते ही 397-401 पूछूंगा, ठीक है? ओके। अच्छा, साक्षी जी होमवर्क करके लाए, अरे वाह, इतना सुंदर सोशल डायग्राम क्या बनाया है? अच्छा, बर्ड व्यू, वेरी गुड, शाबाश। छोरियां मेहनती होती है भाई, दुनिया वाले सही कहते हैं, है ना। ये बाकी जो प्रजाति है चोरों की, वो भाग जाती है, वो डाइवर्ट हो जाती है। अच्छा, भोला राम का जी, ये क्या लाए हो यार? है कौन है ये? यश कुमार जी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और चलो चलो ठीक है, मेरे को भेजना इसको, ठीक है यश कुमार जी, @तनसुख सर पे इसको भेजना टेलीग्राम पे। आई विल वेट फॉर दैट। ओके आयु जी, ये क्या है? आप इसकी रेंज बता रहे हो मेरे को? इंक्वायरी बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अच्छा, वो पुराना वाला लेके आए हो ना आप? गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सीआरपीसी 98 का, ओ 1898 का, बहुत बढ़िया। चलो भाई, सब लोग थैंक यू बोलो आयुष जी को। ओके देन, चलिए। अच्छा, यही कब से बोल रहे थे, ठीक है। मतलब रिसर्च तुम लोग पूरी करते हो नहीं? इससे मैं एक संतुष्टि फील कर रहा हूं कि जब तुम लोग मेरे डायलॉग को याद रख पा रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूं प्रोविजन को भी याद रख पाओगे। अब प्रभु जाने दो, मंथ एंड है, दूसरे काम काज है, इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है। चलो बाय।